नमस्कार, मैं यानी मृत्युंजय बाहुबली आपका स्वागत करता हूं आज के इस आंसर राइटिंग सेशन में। और आज का ये आंसर राइटिंग सेशन 10वां सेशन है। 9 सेशन बहुत पहले आ गए थे, बीच में हमने फिर थोड़ा सा ब्रेक दिया था आपको, और अब फिर से शुरू कर रहे हैं आंसर राइटिंग। टॉपिक है हमारा भारतीय स्वाधीनता संघर्ष। इसके पहले हमने गांधी सीरीज चलाई है और महात्मा गांधी पर अकेला को मैंने 9 प्रश्न कराए हैं क्लास में। ये 10वां प्रश्न भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से शुरू होता है और लगभग अगले 8 से 10 सवाल या उससे ज्यादा सवाल आपको केवल और केवल इसी टॉपिक पर मैं कराऊंगा। मैं मृत्युंजय बाहुबली आपसे यह वादा करता हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को, आज के इस सवाल को। सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म एंड व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड, कॉज नहीं कॉजेज होगा, कॉजेज बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं और भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के कारणों की चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं और भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के क्या कारण हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं। आइए आपको पहले देखिए, समझिए कि सवाल में क्या क्या है। पहले सवाल को तोड़ना सीखिए। पहले क्या सीखिए? ब्रेक द क्वेश्चन। पहला सवाल है राष्ट्रवाद और फिर है राष्ट्रवाद के कारण। तो अब हम प्रस्तावना की अगर हम बात करें, आपको मैंने लिखना सिखाया है। आइए हम लोग बात करते हैं ड्राफ्टिंग की। अगर हम ड्राफ्टिंग की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रीफेस पर आएंगे, इस प्रश्न की प्रस्तावना पर आएंगे। और अगर हम इस प्रश्न की प्रस्तावना की चर्चा करते हैं कि इस प्रश्न की प्रस्तावना में क्या लिखा जाएगा, तो प्रस्तावना में एक बात आपको जो लिखनी है वह है राष्ट्रवाद की परिभाषा। राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या लिखिए। अब सच में यह सवाल है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद कैसी संकल्पना है। क्या देखा है आपने राष्ट्रवाद? क्या है राष्ट्रवाद? 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अपने घरों पर तिरंगा लगा लेना ही राष्ट्रवाद है? या केवल जनगण मन के समय ऐसे हाथ सीधे खड़ा होना राष्ट्रवाद है? या तिरंगे को देख करके वो लगाव राष्ट्रवाद है? क्या है राष्ट्रवाद? क्या परिभाषा है राष्ट्रवाद की? क्या वो भावना है राष्ट्रवाद की? और आज तो राष्ट्रवाद जानना ज्यादा जरूरी है। आए दिन लोग राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं भारत के इस समाज में, तो आज आपको राष्ट्रवाद समझना ज्यादा जरूरी है। क्या राष्ट्रवाद को आप देख सकते हैं? कॉन्सेप्ट कैसा है? मूर्त है, अमूर्त है, सामाजिक है, राजनैतिक है, आर्थिक है, कैसी विचारधारा है? देखिए, कोई भी जब शब्द है उसको तोड़िए, जितना उसको धुनेंगे उतना वो सॉल्व होगा। वो जीतू भैया ने कहा था ना, सवाल आए धुन दो। तो मैं भी आपसे कहता हूं कि सवाल को पहले तोड़िए। शब्द है राष्ट्रवाद, इसको तोड़िए। तो तोड़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि राष्ट्रवाद जो है एक तो राजनीतिक संकल्पना है, राजनीतिक संकल्पना है, और दूसरा मूर्त है, अमूर्त है। क्या इसे छू सकते हैं? क्या इसे देख सकते हैं? या केवल इसे महसूस किया जा सकता है? कैसी संकल्पना है? तो अमूर्त संकल्पना है। तो देखो, पहली लाइन तैयार हो गई, पहली लाइन तैयार हो गई। बस पहली लाइन में क्या कीजिए, इन दोनों चीजों को जोड़ दीजिए। इन दो चीजों को पहले तोड़ो यार, पहले उसको क्या करो, डिसॉल्व करो, और फिर उसको सिंथेसिस कर दो, जोड़ दो। तो पहली लाइन ये कि राष्ट्रवाद एक राजनीतिक संकल्पना है। कैसे संकल्पना है? राजनीतिक संकल्पना। अब इस संकल्पना में होता क्या है? अब अमूर्त है यानी भावनात्मक संकल्पना है, अमूर्त है यानी भावनात्मक होगा। और भावनात्मक जुड़ाव अगर है तो भावनात्मक जुड़ाव किसका किसके प्रति है? जब भी कोई संकल्पना अमूर्त है तो भावनात्मक होगी ना। आप भावनाओं को देख नहीं सकते, अगर कॉन्क्रीट होता तो आप उसे देख पाते। तो ये अमूर्त संकल्पना है या भावनात्मक जुड़ाव है। अब ये जुड़ाव किसका है और किसके प्रति है? तो नागरिकों का राष्ट्र के प्रति। किसका जुड़ाव है?
नागरिकों का राष्ट्र के प्रति। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी अमूर्त संकल्पना है जिसमें नागरिकों का राष्ट्र के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव प्रदर्शित होता है। खत्म। आप परिभाषा खुद से बनाइए। टर्म्स आपको मैं दे रहा हूं, परिभाषा आपको खुद से ही बनाना होगा। कोई भी बेटा आपको परिभाषा लिख करके नहीं दे सकता। कहां से कोई लिख के परिभाषा देगा यार? कहां से लिख के परिभाषा देगा? परिभाषा खुद से बनाना सीखिएगा तब तो कर पाएंगे। यानी अगर आप अंग्रेजी की बात करें तो ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और कैसा है? अब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, कैसा है? इमोशनल अटैचमेंट। कैसा है? इमोशनल अटैचमेंट है। किसका? तो राष्ट्र के नागरिकों का राष्ट्र के प्रति। सिटीजन्स टुवर्ड्स नेशन। अच्छा, जब भी कोई राष्ट्र होगा तो उस राष्ट्र में तमाम विचारधारा होंगी, तमाम विभेद होगा, तमाम डाइवर्सिटी होगा, तमाम विरोधाभास होगा, तो उसे लेकर के राष्ट्रवाद बनेगा या उसको पीछे रखना पड़ेगा? तो उसे पीछे रखना पड़ेगा। उसे लेकर के आप राष्ट्रवाद कायम नहीं कर सकते हैं। तो बेटा आप इसमें फिर बता दीजिए इसे। आइए कलर चेंज करते हैं कि तमाम विविधताओं व in spite of all the diversities, in spite of all the ideological differences, in spite of all the ideological differences, yes, तमाम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमारा क्या है? इमोशनल अटैचमेंट है। जैसे मान लीजिए कि तमाम कल्चरल डिफरेंस होगा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होगा, डाइवर्सिटी होगा, मतभेद भी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ये सब राष्ट्रवादी थे। भगत सिंह और गांधी राष्ट्रवादी थे, लेकिन उनके बीच में तमाम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो था ही था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं ताकि हम एक चीज और ऐड ऑन कर ले। आइए, इन स्पाइट ऑफ all differences and diversities, ठीक है, in spite of all ideological differences and diversities, समस्त मतभेदों के बावजूद। कैसे? समस्त मतभेदों के बावजूद। तो आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? क्या इससे परिभाषा बना लेंगे? तो इससे परिभाषा बनाते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी अमूर्त राजनीतिक संकल्पना है जिसमें राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है और वह अपने तमाम मतभेदों, तमाम विविधताओं, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तमाम विचारधाराओं को पीछे छोड़कर एक राष्ट्रवादी विचारधारा या एक राष्ट्र की विचारधारा को क्या करता है? उसका अनुगमन करता है, उसको फॉलो करता है, उसको बढ़ावा देता है। बोलो, क्लियर है? क्या करता है? केवल और केवल एक विचारधारा को फॉलो करेगा। वो विचारधारा क्या होगी? राष्ट्रवादी विचारधारा होगी। केवल और केवल एक बात को, एक निशान, एक पहचान, यह है राष्ट्रवाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक
विधान, एक निशान, एक पहचान। हाँ, जहां एक कानून व्यवस्था लागू हो, एक विधान हो, जिसका एक पहचान हो, भारत, हमारी एक पहचान है भारतीयता, हमारी एक पहचान है क्या? भारतीयता। हाँ, क्या पहचान है आपकी? मेरी सिर्फ एक पहचान, ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, मैं आई एम ओनली एन इंडियन, नॉट मोर देन दैट एंड नॉट लेस देन दैट। एक पहचान है मेरी, एक पहचान है आपकी, भारतीयता। मैं केवल और केवल एक भारतीय हूं, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। और एक निशान है हमारा, क्या? तिरंगा, अशोक स्तंभ। एक निशान, एक पहचान, एक विधान की संकल्पना को हृदय से जहां लागू किया जाए वो राष्ट्रवाद है। वो क्या है? राष्ट्रवाद है। आज हमारा एक विधान है, भारतीय संविधान। हमारी पूरी श्रद्धा उस भारतीय संविधान के प्रति है। हमारी एक पहचान है भारतीयता, हमारा पूरा श्रद्धा उस भारतीयता के प्रति है। हमारा एक निशान भारतीय ध्वज, तिरंगा, हमारी पूरी श्रद्धा उस तिरंगे के सामने, उस तिरंगे के प्रति है। और राष्ट्रवाद वो धारणा है, आज सरकार ने जगह जगह तिरंगे लगाए, बड़े ऊंचे ऊंचे तिरंगे लगाए, गगनचुंबी तिरंगे। मैं जब भी जाता हूं, देखता हूं, मैं तो पूरे भारत में घूमता रहता हूं, लगभग सारे बड़े रेलवे स्टेशनों और छोटे रेलवे स्टेशन के बाहर भी लगा दिए गए तिरंगा। जब शाम के समय खुले आसमान में यूं शान से लहरा रहा होता है, तो मालूम है लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं? ऐसे, ऐसा गाड़ी चलाते लोग। नजर तिरंगे पे होती, गाड़ी सामने चल रही होती। क्यों? और उस समय जो फीलिंग आपके हृदय में उपजती है उस तिरंगे को शान से लहराता देख के, वो फीलिंग राष्ट्रवाद है। आपके मन में जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है, वो खुशी का भाव राष्ट्रवाद है। वो जो सुख की अनुभूति इधर हृदय में उत्पन्न होती है, वो सुख राष्ट्रवाद है। हाँ, जब तिरंगा शान से लहरा रहा होता है खुले आसमान में, तो बड़े गर्व की अनुभूति होती है। मुझे भी होती है और आपको भी होती होगी। आपने जब भी देखा, आप लोग हाँ यार सर सही कह रहे हैं, ऐसा होता है, वही राष्ट्रवाद है। अगर ऐसा होता है तो वही राष्ट्रवाद है। उसके लिए किसी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, बट आपको यूपीएससी में लिखना तो पड़ेगा ना, तो परिभाषित करने की आवश्यकता होगी, तो आप ऐसे परिभाषित कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर हम भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण की चर्चा करें, अब हम आते हैं कॉजेस पे, कॉजेस पे आते हैं, हम कारण पे आते हैं। तो अगर हम विकास के कारणों की चर्चा करें, तो भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास प्रक्रिया है, प्रोसीजरल डेवलपमेंट हुआ है, और इसमें भारतीय भीतरी, बाहरी और तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का उद्भव व विकास एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में दीर्घकालिक और तात्कालिक दोनों ही कारकों का महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? और तात्कालिक। बस खत्म कहानी। देखो, भारत में जो प्रोसीजरल डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया इज अ प्रोसीजर। वो एक दिन में नहीं हुआ, एक महीने में, एक साल में नहीं हुआ, वो धीरे धीरे कई सालों की तपस्या का परिणाम।
वो धीरे धीरे कई वर्षों के संघर्षों का परिणाम है, वो धीरे धीरे आई भारत में राजनीतिक चेतना का परिणाम है। तो आइए इसको लिखा जाए। राइज ऑफ नेशनलिज्म। Rise in nationalism in India is a procedure. It's a process. It's a procedure. It could not occur in one day. It is the result of. It is the result of some long term and contemporary events and struggles। हाँ, वो एक दिन में नहीं आया है, वो वर्षों की साधना है, वर्षों की तपस्या का परिणाम है। यह एक दिन में प्राप्त न हुआ है और न इसे एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए हम लोग पहले बात करते हैं कि दीर्घकालिक कारण क्या है। इसके दीर्घकालिक कारण क्या है आपको बता दिया। दो कारण है, एक है लॉन्ग टर्म कॉजेस, लॉन्ग टर्म कॉजेस, और दूसरा क्या है, शॉर्ट टर्म कॉजेस। एक है लॉन्ग टर्म कॉजेज और दूसरा क्या है, शॉर्ट टर्म कॉजेज। आइए बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉजेज क्या है। देखिए, अंग्रेजों द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, ठीक है, पहला कॉजेज क्या है, मैं आपको डायग्राम इतना डिटेल में बनाऊंगा कि आपका सवाल डायग्राम से ही हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन बाय ब्रिटिश, अंग्रेजों द्वारा राजनैतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। ठीक है, क्या राजनीतिक व प्रशासनिक, पूरे भारत को एक राजनीतिक ढांचे के भीतर लेकर के आए, एक प्रशासनिक ढांचे के भीतर लेकर के आए। तो इससे क्या आएगा, तो इससे कहीं ना कहीं भारतीयों का एकीकरण होगा और राष्ट्रवाद को बल मिलेगा। एकीकरण। अब इसका परिणाम क्या होगा, तो इसका परिणाम होगा इंडियंस यूनिफिकेशन या यूनिटी, या यूनिटी, यूनिफिकेशंस ऑफ इंडियंस, इंडियंस। हाँ, इससे पहला काम कि भाई जब पूरे भारत को आपने एकता के सूत्र में बांध दिया, पूरे भारत को आपने एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक ढांचे में बांध दिया, तो यूनिफिकेशन ऑफ इंडियंस, भारतीयों को एक राजनीतिक व सिंपल,
और जब एकता आ जाएगी तो क्या इससे नेशनलिज्म ग्रो होगा या नहीं होगा? जब एकता आ जाएगी तो क्या इससे नेशनलिज्म को बल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। राष्ट्रवाद इससे बढ़ेगा। बोलिए, राष्ट्रवाद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इससे राष्ट्रवाद बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा जो कॉज है वह है वेस्टर्न आइडियोलॉजी, इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न आइडियोलॉजी, पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव। देखिए, पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव या पश्चिमीकरण का प्रभाव कह लीजिए, इसे आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं पश्चिमीकरण का प्रभाव। क्या क्या प्रभाव था यार पाश्चात्य विचारधारा का? तो वेस्टर्न एजुकेशन आया, वेस्टर्न एजुकेशन आया, बोलो। पाश्चात्य शिक्षा आई, अरे बोलो भाई, पाश्चात्य शिक्षा आई। अब जब पाश्चात्य शिक्षा मिल जाएगी तो हमारे यहां फोकस किस पे होगा? तो पाश्चात्य शिक्षा से क्या बढ़ गया? इक्वालिटी बढ़ गया, इक्वालिटी बढ़ेगा। इससे लिबर्टी की डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ, वहां हर व्यक्ति आजाद था ना, तो हमारे यहां भी इक्वलिटी बढ़ेगा, लिबर्टी की डिमांड बढ़ जाएगी और हमारे यहां भी इससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज आएंगे। क्या आएंगे? डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो समानता, और क्या बढ़ेगा? स्वतंत्रता की मांग बढ़ेगी, स्वतंत्रता की मांग बढ़ेगी, बढ़ गई। प्रजातांत्रिक मूल्य बढ़ेंगे, और जब प्रजातांत्रिक मूल्य बढ़ेंगे तो क्या हम औपनिवेशिक शासन को स्वीकार कर लेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो प्रजातांत्रिक मूल्य बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे बेटा? प्रजातांत्रिक मूल्यों में वृद्धि होगी, और जब जब प्रजातांत्रिक मूल्यों में वृद्धि होगी तो कुछ भी हो जाए, हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हमें भी समझ में आ जाएगा कि आजादी की कीमत क्या है, हमें समझ में आ जाएगा कि प्रजातांत्रिक मूल्य का मतलब क्या है, और साथ ही साथ लॉजिकनेस बढ़ेगा, तर्कवाद, बुद्धिवाद बढ़ेगा। हाँ, ये भी बढ़ेगा ना, तर्कवाद और बुद्धिवाद भी बढ़ेगा, लॉजिकनेस बढ़ेगा, तो हमें समझ में आएगा कि शिक्षा से ये सब बढ़ गया। अच्छा, और क्या बढ़ेगा शिक्षा से? तो अवेयरनेस भी तो बढ़ेगा, जागरूकता भी तो आएगी समाज में। और क्या बढ़ेगा? अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, तमाम लोग हैं जो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, वकील बनेंगे, तो इन वर्ग को ये तो ख्याल आएगा ही आएगा। तो क्या है? ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, और पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव था कि ये सब कुछ हमारे यहां आया। हमारे यहां भी क्या बनेंगे अब? बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, जर्नलिस्ट, टीचर्स। तो ये सब करेंगे क्या? ये सब जब पढ़ा लिखा वर्ग वहां से पढ़ लिख करके आएगा तो हमारे यहां समाज में क्या करेगा? जागरूकता फैलाएगा, और यही जागरूकता हमारे यहां राष्ट्रवाद की जननी बनेगी, यही जागरूकता राष्ट्रवाद फैलाएगी। अब जब बड़े पैमाने पर हम लोग पढ़ लेंगे
ये तो आपको पढ़ाए गए। देखो, जब भी प्रेस और साहित्य का विकास हो जाएगा, जब भी प्रेस होगा तो इजी सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज क्या होगा? इजी ठीक है, इजी सर्कुलेशन ऑफ न्यूज एंड व्यूज, आइडियाज भी इजी बनेंगे और विचार भी इजी से फैलेगा, यानी समाचारों के साथ साथ विचारों का सरल आदान प्रदान। समाचारों व विचारों का आदान प्रदान हाँ, समाचारों और विचारों का आदान प्रदान क्या हो जाएगा? बड़ा इजी हो जाएगा। और जब समाचारों और विचारों का इजी सर्कुलेशन होगा तो नतीजा क्या होगा? तो अब हम जागरूकता आएगी भाई। जब इससे क्या आएगा? इससे एक्सपोज्ड, हाँ, अंग्रेजी सरकार का जो वास्तविक चेहरा था, जो उसका लूटकारी, जो उसका शोषणकारी चेहरा था, वो सबके सामने आ जाएगा। और क्या होगा? तो इससे अवेयरनेस बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? तो इससे हम जनता को क्या कर सकते हैं? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भड़का सकते हैं इजी से, और उनका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। बोलो यार, कर सकते हैं ना इससे? तो इससे मास मूवमेंट बढ़ेगा। हाँ, तो अंग्रेजी शासन का वास्तविक चरित्र उजागर, वास्तविक चरित्र उजागर क्या हो गया? तो अंग्रेजी शासन का वास्तविक चरित्र उजागर हो गया। इससे जन जागरूकता फैली और इससे जन आंदोलनों की परंपरा प्रारंभ हुई, तो राष्ट्रवाद बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा? राष्ट्रवाद बढ़ेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? इंपैक्ट ऑफ, देखो ये सब थोड़ा थोड़ा भी अगर तुम लिख दोगे ना, मैं तुम्हें इतना समझा देता हूं बेटा कि अगर आप इसका आधा भी लिख देंगे ना, तब भी आपके चांदी चांदी है। जितना मैं बोर्ड पे करा रहा हूं, अगर आपको आधा भी याद रहे, अगर आप आधा भी कर पाएंगे, तब भी आपकी चांदी है। पूरा तो छोड़ दो, आधे की बात कर रहा हूं मैं। इंपैक्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। ठीक है, उदाहरण जरूर सब में देते रहना। देखिए, अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? देखो यार, इसके आने से पहले हमारे दिमाग में कचरा भरा हुआ था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आने से पहले हमारे यहां कचरा भरा हुआ था। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह न होने देना, कन्या शिशु हत्या। हाँ, पूरा पूरा समाज कहां चल पड़ा कि राम खिलावन को बेटी हुई और 3 दिन से जिंदा है, आओ चलो कन्या शिशु हत्या। तो जब ये सब सुधार होगा, तो जब इधर का जब कचरा खाली होगा ना दिमाग का, तो कुछ तो जगह स्पेस आएगा ना यार। इधर तुम्हारे जो रैम में कचरा भरा था,
जो वायरस डला था इधर, वो वायरस जब साफ हुआ तो फिर नया स्पेस क्रिएट हुआ, तो उस स्पेस में क्या लिखा गया? नेशनलिज्म लिखा गया। ठीक है, जैसे अगेंस्ट वुमेन एंड दलित्स, हाँ सिंपल भाई। जब आपने, मैंने को वही बात लिखी है यहां पे कि जब महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जो सामाजिक बुराइयां थी, जब उनका इरिडिकेशन होगा, रिमूवल होगा, तो क्या होगा? तो महिलाएं और दलितों में अवेयरनेस आएगा, उनमें यूनिटी आएगी और मास पार्टिसिपेशन होगा। फिर क्या होगा? तो कुछ लोग आएंगे, जैसे आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा पराधीन सपने हूं सुख नाही, कहा सोने का पिंजड़ा भी सुखदाई नहीं हो सकता, कहा विदेशी शासन सुखदाई नहीं हो सकता, नारा दिया इंडिया इज फॉर इंडियंस। तो ऐसे नारों ने क्या किया? हमारे भीतर राष्ट्रवाद पैदा कर दिया। ठीक है, आप लिख लेना एग्जांपल्स में। RRMR, हाँ, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये एग्जांपल में लिख लेना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का क्या कहते हैं? इन्हें जनक कहते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहा? इंडिया इज फॉर इंडियंस, पराधीन सपने हो सुख नाही, इंडिया इज फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने स्वराज्य की बात की। इन्होंने किसकी बात की? स्वदेशी की बात की। किसकी बात की? स्वराज्य और स्वदेशी पर बल दिया। इन्होंने हिंदी लैंग्वेज पर बल दिया। और क्या किया? तो इन्होंने जो हमारा एंशिएंट कल्चर था, ग्लोरिफिकेशन ऑफ आवर एंशिएंट कल्चर, हाँ, हमारा जो अतीत है उस अतीत को क्या किया? तो अतीत का जब महिमा मंडन किया जाएगा, और जब अतीत का महिमा मंडन करके आप उसे स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तो लिख लीजिए अतीत का महिमा मंडन। क्या किया जाएगा? अतीत का महिमा मंडन। तो हमारे भीतर क्या होगा? गर्व की भावना आएगी। किसको लेकर के? भारतीय होने को लेकर के। और अब उस भावना से क्या लिखा जाएगा? इतिहास लिखा जाएगा। तो आइए अगला जो है वह है नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग। हिस्ट्री writing with nationalist approach।
ठीक है, हिस्ट्री राइटिंग विथ नेशनलिस्ट अप्रोच। ठीक है, राष्ट्रवादी विचारधारा से इतिहास लेखन। क्या किया जाएगा? राष्ट्रवादी विचारधारा से इतिहास लेखन। क्या किया जाएगा? राष्ट्रवादी विचारधारा से इतिहास लेखन। बोले क्लियर है? क्या किया जाएगा? इतिहास लेखन तो किया जाएगा, लेकिन विचारधारा कैसी रहेगी? विचारधारा राष्ट्रवादी रहेगी। बोले क्लियर है? हिस्ट्री राइटिंग विथ नेशनलिस्ट अप्रोच, राष्ट्रवादी विचारधारा से क्या किया जाएगा? इतिहास को लिखा जाएगा। और जब कभी भी इतिहास राष्ट्रवादी विचारधारा से लिखा जाएगा तो क्या क्या किया जाएगा? ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का महिमा मंडन। डिस्कार्ड द थियरी ऑफ पैक्स ब्रिटानिका एंड वाइट्समैन बर्डन थ्योरी। ठीक है, क्या किया जाएगा? तो भारतीय संस्कृति का महिमा मंडन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? फिकेशन ऑफ आवर एडवांसमेंट, हमारी जो तकनीकी श्रेष्ठता है उसकी बात करेंगे, प्लस हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है, हमारा जो आयुर्वेदा है, जो हमारा योगा है, हम उसको क्या करेंगे? ग्लोरीफाई करेंगे। यानी हमारी संस्कृति के जितने भी तत्व हैं हम उसको ग्लोरीफाई करेंगे, हम अपने तकनीकी विकास को ग्लोरीफाई करेंगे, महिमा मंडित करेंगे। हम अपने हस्तशिल्प को, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को, योग की चिकित्सा पद्धति को, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को महिमामंडन करेंगे। और ये जो पैक्स ब्रिटानिका की पूरे भारत में, पूरी दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य है, इसका खंडन करेंगे। और इस बात का खंडन करेंगे कि ब्रिटिश द सुपीरियर रेस थ्योरी ऑफ ब्रिटिशर्स, कि हम सबसे अच्छे नस्ल के लोग हैं, इसका भी खंडन करेंगे। और हम श्वेतों के अधिभार का सिद्धांत, अंग्रेजों ने कहा कि तुम काले लोग हम गोरे लोगों पर क्या हो? बोझ के समान हो। यह कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, अंग्रेज कह रहे थे, ये अंग्रेजों ने कहा। तो इस बात का भी खंडन किया हमने कि हम किसी पर बोझ नहीं है, हमारा खुद का कल्चर, हम खुद बहुत एडवांस लोग थे। तो इस तरह से लिखा गया। उसके बाद अवसंरचनात्मक विकास, क्या क्या बना इसमें? रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, रोडवेज। ठीक है, तो रेलवे, रोडवेज,
पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, इन सबके विकास से क्या हुआ? आवागमन, यातायात व संचार, यातायात व संचार आसान हुआ। यातायात व संचार आसान हुआ। और जब यातायात और संचार आसान हुआ तो इससे क्या हुआ? इससे राष्ट्रवाद में वृद्धि। बोलिए, देख रहे हैं, अगर आप इस तरह से चीजों को लिखेंगे ना तो जाकर के आपका जो है मेंस बड़ा अच्छा होगा, मेंस आपका जो है बहुत ड्रास्टिक होगा। ठीक है, चले अब और क्या हुआ? तो तमाम क्षेत्रीय संगठन पैदा हुए, तमाम राजनीतिक संगठनों का बढ़ावा मिला। देखिए, अब इसने किया क्या? इसने प्रॉब्लम को डिस्कस किया और इसने सॉल्यूशन की बात की। इन सब ने एक तो क्या किया? यूनिफिकेशन पर बल दिया, ऑफ सोसाइटी। ठीक है, फिर एड्रेस द ग्रीवांसेस। और क्या किया? तो एक यूनिफिकेशन किया समाज का, एड्रेस ऑफ ग्रीवांसेस, जो समस्याएं थी उनको एड्रेस किया, और साथ ही साथ क्या किया? अवेयरनेस, अवेयर टूवर्ड्स देयर राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। उन्हें क्या किया? उनकी राजनीतिक अधिकारों के प्रति क्या किया? बताया कि देखो तुम्हारे कौन कौन से राजनीतिक अधिकार हैं, तो उन्हें पॉलिटिकली अवेयर किया उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति। तो ये इनकी भूमिका थी। क्लियर है बात? चले आगे, यहां तो कोई समस्या नहीं किसी को। ठीक है, इसके बाद आप एग्जाम्पल दे देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल आप जरूर दे देना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, उसके बाद जो है इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, से तमाम सभाएं बनी जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने इसे बढ़ावा दिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, देखिए तात्कालिक कारण में एक जो कारण सबसे इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आता है वह है लिटन की नीतियां। वो क्या है? पॉलिसीज ऑफ लिटन। लिटन क्या क्या पॉलिसी थी इसकी? देखो, इसकी जो पॉलिसी है ना बहुत एग्रेसिव पॉलिसी है। इसकी पहली पॉलिसी थी 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या था? 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो आप इसको ऐसे भी सिर्फ लिख सकते हो या एग्जाम्पल देके लिख सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि इस प्रेस एक्ट में क्या था? तो जितने भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के प्रेस थे उनको क्या किया उसने? तो उन पर अंकुश लगाया, और इसे क्या माना गया? तो इसे माना गया बल्कि सीधा सा छोड़ दो उसको, ऐसा मत लिखो, कोई फायदा नहीं। अरे ठीक है,
ये बौद्धिक वर्ग द्वारा माना गया कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला। क्या माना गया इसे? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला। आजादी पर हमला। हमने ये मान लिया कि ये क्या है, कि ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। और किसने माना है? तो बुद्धिजीवी वर्ग ने माना है कि यह हमारे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। दूसरा क्या था? आर्म्स एक्ट। दूसरा क्या था? आर्म्स एक्ट 1878। ठीक है। तीसरा, सिविल सेवाओं में एज को घटा देना। हाँ, सीएससी कहते हैं ना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। पहले कितनी थी? पहले 21 साल थी, उसे हटा के क्या कर दिया? ऐसे लिख देना एग्जांपल देख करके कि पहले 21 साल थी, उसे घटा करके 19 साल कर दिया गया। ठीक, तो ये एक कारण हो गया तात्कालिक कारण में। ये 3 बातें बता देना। दूसरा क्या था? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। यह आपको पढ़ा होगा आपने, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बाद, इल्बर्ट बिल विवाद के बाद हमें समझ में आ गया कि नहीं भाई, हमारी वैल्यू अंग्रेजों की नजर में क्या है? 0 है, नील बटा सन्नाटा है। हमें भी अपने लिए क्या करना होगा? लड़ना होगा। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ने क्या किया? प्रोवोक्ड इंडियंस फॉर फ्रीडम। और इससे भी क्या हुआ? नेशनलिज्म को बल मिला। इससे भी क्या हुआ? नेशनलिज्म को बल मिला। इसने भारतीयों की भावनाओं को उद्वेलित करने का प्रयास किया। और जब भारतीयों की भावनाएं उद्वेलित हो गई तो हमने क्या किया? तो राष्ट्रवाद को धीरे धीरे जन्म हुआ और रही सही कसर आगे आने वाले विचारकों ने पूरी कर दी। तो ये एक पूरा प्रश्न आपको मैंने करके यहां पर दिखा दिया कि कैसे आपको लिखना है। और हम फिर मिलेंगे आपसे लगातार इस तरह के सेशंस में जो आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन को या सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन को और बेटर बनाएंगे, आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएंगे। इसी वादे के साथ मैं आज की सभा को यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। कीप एंजॉयिंग। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।